हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौरव लाट टू बिग बुल कोच। सो अगेन जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज़। आज क्या हुआ और आगे क्या होगा आज के लिए, यानी 16 जनवरी 2026 के लिए, दैट इज़ द 16th ऑफ जनवरी 2026 फ्राइडे। सो कल की छुट्टी के बाद इस हफ्ते का आज आखिरी ट्रेडिंग सेशन था। तो आज भी चहल पहल तो एक्सपेक्टेड थी, क्योंकि एक दिन का जो विराम था उसको भी डाइजेस्ट करना था। तो और कुछ ना कुछ अभी देखिए लगा ही रहता है। तो आज बाज़ार जो है वो वैसे बढ़ के ही खुला था, बिकॉज़ वो एक्सपेक्टेड था, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी जो है वो वेडनेसडे को रैली किया ही था। गिफ्ट निफ्टी ने इन्फोसिस के रिजल्ट्स ठीक ठाक आए थे, हालांकि उनके जो प्रॉफिट्स है वो कम आए, पर कहीं ना कहीं जो रेवेन्यू है 5% बढ़ के आया। दैट वाज अ पॉजिटिव सरप्राइज, सो दैट इटसेल्फ वाज इनफ। इनफैक्ट इन्फोसिस का जो एडीआर है वो बुधवार रात को तो 10% ऊपर था। बृहस्पतिवार को थोड़ा ठंडा पड़ गया, पर नेट नेट 5-6% तो ऊपर था ही। तो जो स्टॉक है वो वैसे ही खुला, बढ़ के ही खुला, चूँकि एडीआर में डिस्कवर हो ही चुका था। सो वैसे ही होना था और स्टॉक जो है वो बढ़ के खुला, जिसके कारण आईटी शेयर्स में थोड़ी चमक थी। तो वो भी एक पॉजिटिव फैक्टर था सुबह सुबह। तो निफ्टी एक बार रुकने के बाद ऐसे खुला तो करीब 80 पॉइंट्स ऊपर ही था, पर थोड़ा सा रिट्रेस करने के बाद फिर से अपने शबाब में आ गया और फिर एकदम लगभग 180 पॉइंट्स की रैली आई। पर जो रैली आई वो निफ्टी को कहीं ना कहीं 25,875 तक ही लेके जा पाई। वहाँ जाते जाते जो रैली है वो फुस होने लग गया। कहीं ना कहीं एक वो बाइंग एग्जॉशन भी आ ही जाता है, दैट कम्स इन टू प्ले। सो मेनली आईटी स्टॉक्स बढ़े हुए थे, बैंक निफ्टी बढ़ा हुआ था, वो भी एक फैक्टर था। बैंकिंग स्टॉक्स मिलने वाली थी सुबह को, और ख़ास करके जो प्राइवेट बैंक से उनके अच्छे नंबर्स आए, तो वो भी एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर था। पर धीरे धीरे जैसे दिन आगे बढ़ा तो वो रैली है वो शांत होते चला गया। मार्केट स्टार्टेड रिट्रेसिंग। तो कहीं ना कहीं जो बाकी भी स्टॉक्स है, जैसे कि रिलायंस बढ़ा हुआ था, उसने अपने सारे गेंस दे दिए दिन आते आते। रिलायंस का रिजल्ट्स भी ड्यू है आज। उसके अलावा जोमेटो का स्टॉक अभी लगातार करेक्ट कर रहा है। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने जो अभी रेगुलेशन निकाला है, जिसमें उन्होंने 10 मिनट्स डिलीवरी को इफेक्टिवली एक तरह से बैन कर दिया है। ऑफिशियली बैन नहीं किया है, बट अनऑफिशियली हिदायत दे दी है कि वो अभी इस तरह के सर्विसेज ना दे। तो बेसिकली क्विक डिलीवरी मीन्स नाउ आप ओनली 30 मिनट्स, नॉट अर्लियर देन दैट। तो कहीं ना कहीं हो सकता है इसका भी एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट बढ़ रहा है स्टॉक में। और ऐसे भी स्टॉक बहुत ओवर वैल्यूड है, तो फंडामेंटली ओवर वैल्यूड होने के कारण कहीं ना कभी करेक्शन ओवरड्यू हो ही जाता, और वो आज ओवरड्यू हो ही गया, जिसके कारण निफ्टी में दबाव बढ़ा। आईटीसी और करेक्ट किया, 330 के नीचे चला गया, जिसके कारण अगेन निफ्टी में दबाव बढ़ा। तो कहीं ना कहीं सारे कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स थे ही, जिसके कारण निफ्टी जो है फिर वो दबाव में आते चला गया। एचडीएफसी एंड आईसीआईसीआई ने भी अपने गेंस दे दिए। हालांकि बैंक निफ्टी संभल के रहा, बिकॉज कहीं ना कहीं फेडरल बैंक, और उसके अलावा आप देखें तो एयू बैंक में अच्छी गेंस थी। आज फेडरल बैंक का जो रिजल्ट आया वो अच्छा आया, जिसके कारण स्टॉक में रैली थी। ऑलमोस्ट 10% की रैली देखी गई फेडरल बैंक में। तो ये सब स्टॉक्स कहीं ना कहीं तो अच्छा कर ही रहे थे, जिसके कारण बैंक निफ्टी तो संभल के रहा, पर निफ्टी को संभाल नहीं पाए। सो कहीं ना कहीं निफ्टी जो है वो खिसकते चला गया। इनफैक्ट एक टाइम के लिए बहुत फॉर अ ब्रीफ मोमेंट एक बार रेड में भी आ चुका था निफ्टी, 200 पॉइंट्स ऊपर होने के बाद, सोचिए। सो कहीं ना कहीं निफ्टी का तो बैंड बजा ही फिर अच्छे से। वही बाय द फॉल सेल द राइज, वही हो रहा है निफ्टी में बार बार। निफ्टी बेसिकली 25,500 से लेके 25,900 के जो रेंज में ट्रैप्ड है, एंड इमीडिएट टर्म्स में 25,600 से लेके 25,875। और कहीं ना कहीं आज जो लोअर हाई बना है, दैट ओनली फर्दर रिफर्म्स कि कहीं ना कहीं बेयर मार्केट का प्रेशर अभी भी है। क्योंकि अगर आप देखें तो ट्यूसडे को तो निफ्टी ने ऑलमोस्ट 25,900 का हाई छुआ था। सो उसके कंपैरिजन में आज फिर से एक लोअर हाई बना है, तो कहीं ना कहीं इंडिकेट करे टेक्निकली ओवरऑल अभी भी बेरिशनेस है। हालांकि नीचे में तो 25,600 के आसपास ही सपोर्ट है, बट लेट्स सी। अभी जो फ़िलहाल परिस्थिति है तो उसमें बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स है। अभी रिलायंस के रिज़ल्ट आए हैं शाम को, हालांकि उम्मीद से कुछ खास अच्छे तो नहीं आया है। इट वाज वेरी ल्यूक वार्म अगर देखा जाए ओवरऑल। रेवेन्यू थोड़ा बढ़ के आया है, प्रॉफिट बहुत मार्जिनली बढ़ के आया, 2 से 3% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। इनका रिटेल डिवीज़न थोड़ा अच्छा कर रहा है, उसके
उसका जो सेल्स ग्रोथ है लगभग 6% आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, पर कहीं ना कहीं कंसर्न ये है कि उनका मार्जिन्स बहुत गिर गया है। मार्जिन जो 7.5% था, 7.5%, वो गिर के 7.1% आ गया उनके रिटेल डिवीज़न का। सो अगेन दैट इज़ अ कंसर्न कि रिटेल डिवीज़न में मार्जिन इरोड होते चले जा रहे हैं बिकॉज बहुत कंपटीशन है। क्विक कॉमर्स के कारण कहीं ना कहीं प्राइस कंपटीशन है, ये फैक्ट है। उसके अलावा अमेज़ॉन एक बहुत बड़ा कंपेटिटर है, और बाकी रिटेल में तो आप जानते ही है, इट इज़ वेरी, अब धीरे धीरे बहुत लो मार्जिन बिजनेस होते चला जा रहा है। तो कल को अगर और फर्दर इरोजन आए इनके रिटेल बिजनेस के मार्जिन्स में तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, पर अगेन इसके कारण प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा बिकॉज अगेन यही इनका अभी शाइनिंग बिजनेस है। हालांकि इनका जो जो टेलीकॉम बिजनेस है वो तो मेन बिजनेस है, पर कहीं ना कहीं उसमें भी अभी ग्रोथ रुका हुआ है बिकॉज टैरिफ हाइक्स कर नहीं पा रहे हैं। हालांकि ड्यू है टैरिफ हाइक्स अभी आने 2026 में, पर वो जब होगा तभी मार्केट को कुछ ना कुछ, क्योंकि ऑलरेडी उसके कारण आप देखें तो रिलायंस में एक बार रैली आई थी एंटिसिपेशन में कि रिलायंस एक मेजर टैरिफ हाइक्स कर सकता है 2026 में, तो जिसके कारण स्टॉक जो है लगभग 1600 के लेवल्स तक गया था, पर कहीं ना कहीं ट्रम्प बाबू ने झटका दे दिया वहाँ पे, तो स्टॉक जो है वो खिसकना शुरू हो गया। सो मुझे जहाँ तक लग रहा है, अगर गिफ्ट निफ्टी को देखें, गिफ्ट निफ्टी तो लगभग 100 पॉइंट्स गिर गया अभी शाम को, तो कहीं ना कहीं हो सकता है मार्केट को जो रिलायंस के रिजल्ट्स है उतने पसंद नहीं आए। और उसके अलावा HDFC बैंक और ICICI बैंक के रिजल्ट्स भी कल आएंगे, तो मार्केट को उसको भी डाइजेस्ट करना रहेगा। जो कि देखिए HDFC बैंक से तो उम्मीद कोई बहुत अच्छी नहीं है बिकॉज काफ़ी सारे इनके जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स है, लोन ग्रोथ, डिपॉजिट, ये सब तो ऑलरेडी आ चुके हैं। अब उसमें बैंक HDFC बैंक और ICICI बैंक क्या खुराफात करते हैं, बेसिकली कई बार क्या करते हैं, अपनी जो प्रोविजंस है उनको कम कर लेते हैं, उसको कम करके प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा कर लेते हैं। कई बार अगर बेटर प्रॉफिटेबिलिटी आती है तो थोड़ा बहुत प्रोविजनिंग बढ़ा देते हैं। तो ये सब थोड़ा करके ऊपर नीचे करके अपना मैनेज कर लेते हैं, पर कहीं ना कहीं वो भी अब धीरे धीरे मैनेज करना मुश्किल होता जा रहा है बिकॉज आप जानते होंगे कि सैचुरेशन तो आ ही चुका है बैंक्स में। कहीं ना कहीं अभी जो बाकी जो अब नए नए बैंक्स आए लाइक AU बैंक और उसके अलावा IDFC बैंक, ये सब बहुत अग्रेसिवली एक्सपैंड कर रहे हैं, जिसके कारण जो टॉप 4 जो बैंक्स है प्राइवेट में, HDFC, ICICI, कोटक एंड एक्सिस, योर एक्सिस एंड कोटक बेटर टॉप 4 में अगर बाय साइज अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इनको बहुत तगड़ा कंपटीशन मिल रहा है। एक तो डिपॉजिट रेट्स बहुत अच्छे नहीं ऑफर कर पा रहे अपने कस्टमर्स को, इसके कारण भी बहुत कस्टमर्स यहाँ से खिसक रहे हैं। मैं खुद भी, मेरी फैमिली, मैं खुद बताऊँ, जो हम लोग अपना ज़्यादातर फिक्स डिपॉजिट्स यही मेंटेन कर रहे थे, HDFC बैंक, ICICI बैंक, अब वो भी धीरे धीरे खिसक रहे हैं बिकॉज कहीं ना कहीं दे आर ऑफरिंग वेरी लो रेट्स। कहीं ना कहीं जो नए बैंक्स है दे आर ऑफरिंग मच बेटर रेट्स। एक तो ये टॉप 4 बैंक से ये हमेशा अपना जो प्रॉब्लम इनके साथ ये हो जाती है, अपने जो होम लोन रेट्स को इतना कंपेटिटिव रखने के प्रेशर में ये ज़बरदस्ती अपने डिपॉजिट रेट्स को इतना गिरा चुके हैं। सो प्रॉब्लम ये है कि अब चाहे PSU बैंक हो, चाहे ये जो टॉप 4 प्राइवेट बैंक्स, इनके डिपॉजिट रेट्स में अब ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं रह गया, एंड इसीलिए अब जोकिंगली ये टॉप 4 बैंक्स को प्राइवेट PSU बैंक्स बोलने लग गए हैं, दैट दे आर प्राइवेट as such but then by nature and their behavior is more or less like a PSU bank only। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक बनता जा रहा है। सो इसके कारण हो सकता है भी और बहुत ज़्यादा आगे चल के अप्रिशिएशन भी मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा इन शेयर्स में। जो एक इकॉनमी ग्रो कर रहा है उसके हिसाब से थोड़ा बहुत ग्रो करते रहेंगे, बट अग्रेसिव ग्रोथ हो सकता है ना हो। सो इसीलिए अगर आप देखें तो इन्वेस्टर्स का रुझान जो है वो मिड साइज बैंक्स की ओर ज़्यादा दिख रहा है। AU बैंक है, फेडरल बैंक है, और भी जितने भी नए नए लाइक उज्जीवन, जो न्यू रंग ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक्स आए हैं उनकी ओर कस्टमर्स का रुझान बढ़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सो ये सब नेगेटिव फैक्टर्स कहीं ना कहीं ये टॉप 4 बैंक्स के लिए प्ले करते रहेंगे, और उसके कारण जो अप्रिशिएशन भी बहुत लिमिटेड ही रहेगा यहाँ से। तो यही था मोटा मोटी। अगर आप देखें कंज्यूमर स्टॉक्स में अब प्रेशर दबाव दिख ही रहा है। ट्रेंड का भी स्टॉक 3900 के नीचे चल रहा है, वहाँ पे भी कहीं ना कहीं दबाव चल ही रहा है। तो जो मार्केट, और उसके अलावा हाँ, जैसे इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स में मिराज नज़र पड़ा,
ये डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ वो अब 11,000 रुपये के नीचे चला गया, 10,700 के लेवल्स पे आ चुका है। तो कहीं ना कहीं देखिए मार्केट अब धीरे धीरे जो ओवर वैल्यूड स्टॉक्स है उनको पनिश करता चला जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, साफ दिख रहा है। बिकॉज कहीं ना कहीं एफआई सेलिंग भी आ रही है इनमें, जिसके कारण भी ये सब स्टॉक्स दबाव में है, और उसके कारण अभी अब कब तक चलेगा बोलना मुश्किल है। और हाँ, आज एफ ने भी अच्छी खासी माल बेची, 4,000 करोड़ से ज़्यादा का माल बेचा। तो इसके लिए 3 मेन फैक्टर्स हैं, बिकॉज ऑफ वैल्यूएशन, और कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट्स बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं, वैल्यूएशन फैक्टर है। उसके अलावा रुपी डेप्रिशिएशन अब बहुत बड़ा एक नेगेटिव फैक्टर बनते चला जा रहा है। सो कहीं ना कहीं ये सब फैक्टर्स अभी हावी रहेंगे, और हो सकता है अगर कोई, और उसके अलावा जियोपॉलिटिकल टेंशन्स भी एक मेजर रीज़न है क्यों कांस्टेंट एफआई सेलिंग देखने को मिल रहा है। वो लेंगे तो कैसे लेंगे, ये तो प्रॉब्लम है। इंडियन मार्केट गिरते भी नहीं है रिएक्शन में कि वो नीचे भी ले ले, वो भी क्योंकि अब वही बात है, इंडियन मार्केट्स भी इतना मच्योर और बहुत अजीब तरीके से बिहेव करते हैं, बेसिकली गिरना ही नहीं चाहते हैं, तो वो भी क्या करें। देखे, और बाय हाई तो कर नहीं सकते हैं, तो बस जो करंट लेवल्स हो उसमें बेच बेच के खा लो नफ़ा, बेचते रहो, निकलते रहो, तो वही वाली बात है। सो हाँ, ये कि अगर अब ट्रम्प बाबू जो है वो क्या पता वीकेंड में ईरान पे हमला कर दे, ये भी कहीं ना कहीं फियर्स है। हालांकि ये जो फियर्स अभी थोड़े कम हो गए, बिकॉज मिडल ईस्ट के जो मेजर पावर्स हैं लाइक सऊदी अरेबिया, कतार, ओमान, कहीं ना कहीं दे आर ट्राइंग यूएस को ये मनाने की चेष्टा कर रहे हैं कि आप अग्रेसिव मिलिट्री एक्शन न ले ईरान पे, बिकॉज इसके कारण हो सकता है पूरा का पूरा मिडल ईस्ट ही डिस्टेबलाइज हो जाए, जो कि हो सकता है बिल्कुल। पूरा का पूरा वेस्ट एशिया रीजन जो ऑलरेडी उमड़ ही रहा है ड्यू टू मल्टीपल कॉन्फ्लिक्ट्स, खास करके इसराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट से तो जूझ ही रहा था। तो अब ईरान में अगर कोई मेजर लॉन्ग ड्रॉन कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो ये बहुत प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। और इनफैक्ट सऊदी अरब ने, मैं बता दूं, सऊदी अरब ने अभी जितने भी यूएस एयरक्राफ्ट छोड़ रहे हैं, जितने भी प्रेपरेशंस चल रहे हैं, उसके लिए अपने एयर स्पेस देने से मना कर दिया है। वो अभी एयर स्पेस नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं एज़ पर रिपोर्ट्स अमेरिकन फोर्सेस के लिए। तो कहीं ना कहीं सऊदी अरब भी शायद खुश नहीं है, उनको भी डर है कि उनके लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। अग्रेसिव यूएस एक्शन के कारण उनके सिटीजन्स भी भड़क सकते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं इट विल बी डीम्ड एज एन अटैक ऑन द मुस्लिम वर्ल्ड बाय द वेस्ट। तो वो भी एक प्रॉब्लमैटिक रहेगा, बट हम आशा करते हैं कि डिप्लोमेटिकली ये सब इश्यूज रिजॉल्व हो जाए। कौन चाहता है मिलिट्री एक्शन ज़बरदस्ती हो, बट कहीं ना कहीं अब ट्रम्प बाबू का तो फेवरेट रहता ही है, कोई भी अगर अग्रेसिव मिलिट्री एक्सपेंशन या एक्शन लेते हैं तो ज़्यादातर वीकेंड में ही लेते हैं। तो लेट्स सी, अगर ले लेते हैं तो क्या पता वो इतना तगड़ा एक्शन ले कि वो एक दिन में ही, जैसे वेनेजुएला का सब उन्होंने ख़त्म कर दिया, तो हो सकता है ईरान में भी ऐसा ही कुछ हो जाए। लेट्स सी, अगर ऐसा हो जाता है तो मार्केट के लिए और अच्छा ही रहेगा कि एक और बला टली। जैसे वेनेजुएला का मसला ख़त्म हुआ तो एक बार मार्केट ने रिलीफ लिया था, तो अब ये भी अगर टल जाता है तो लेट्स सी मार्केट को रिलीफ होगा। हालांकि इसके चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं, बिकॉज चाइना का बहुत सपोर्ट मिल रहा है ईरान को। एज़ पर रिपोर्ट्स नो फ्लाई जोन होते हुए भी बहुत सारे चाइनीज़ जेट्स ईरान की ओर उड़ते हुए नोटिस किए जा रहे हैं, एंड मोस्ट प्रॉब्ली दे आर ब्रिंगिंग आर्म्स एंड सप्लाईज टू ईरान। तो चाइना भी अब बोलते हैं ना, कमर कस रहा है, वो भी अपने प्रॉक्सी की लड़ाई पूरी तरह खेलने में लगा हुआ है। तो चीन को भी अब कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो ये जो स्ट्रैटेजी चल रही है ट्रम्प बाबू की, ये चाइना को ही काउंटर करने के लिए है। आज से करीब 6 महीने पहले उनके जो एक मंत्री है स्कॉट, उनके जो ट्रेड मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये बोला था कि हाँ, चाइना के पास हमारे अगेंस्ट बहुत लेवरेज है रेड अर्थ का, कि वो उसको यूज़ कर रहे हैं हम हमारे साथ टर्म्स नेगोशिएट करने में, पर हम वो जो उनका लेवरेज है उसको 1 साल में तोड़ देंगे। वी विल ब्रेक दैट लेवरेज इन 1 ईयर। तो कहीं ना कहीं एकदम साफ दिख रहा है, जहाँ जहाँ से चीन अपने तेल लेता है, सस्ते दाम में तेल लेता है, चाहे वो वेनेजुएला हो, चाहे ईरान हो, या चाहे और कोई सोर्सेज हो, तो कहीं ना कहीं वो ट्रम्प बाबू उसको टारगेट कर रहे हैं। चाइना के सप्लाईज को तोड़ चोक करने में लगे हुए हैं, और हो सकता है उसके कारण फिर चाइना जो है वो यूएस के साथ एक निगोशिएशन टेबल में आ जाए, बिकॉज उन तेल के बिना तो इकॉनमी नहीं चल सकती ना। अभी भी क्रूड ऑयल पे डिपेंड तो करता है, ये देखिए फैक्ट है। सो एक जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है जिसके तहत ट्रम्प बाबू मूव कर रहे हैं, बट देखिए क्या रंग लाता है।
हालांकि इसके कारण देखिए अमेरिका का स्टैचर तो प्रभाव में पड़ ही रहा है, उस पर ख़राब असर तो पड़ ही रहा है, पर ठीक है ट्रम्प बाबू को उसकी उतनी पड़ी नहीं है, बिकॉज दे आर दी बिगेस्ट सुपर पावर करेंटली, इनफैक्ट दी सुपर पावर इन ट्रू सेंस, इन ऑल सेंस। चाइना तो इमर्जिंग सुपर पावर है, बट मोर और लेस वो तो सुपर पावर बन चुका है, बट अमेरिका तो एस्टैब्लिश सुपर पावर है ना, तो वही वाली बात है। तो उसके भी देखिए कुछ ना कुछ रैमिफिकेशंस होंगी, अगर शनिवार कुछ ना कुछ अगर मेजर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है और वो कॉन्फ्लिक्ट चलते रहता है, तो फिर सोमवार को तो बाजार पे उसका नेगेटिव असर पड़ेगा ही, उसमें कोई दो राय नहीं है। गिफ्ट निफ्टी ऑलरेडी नीचे है, और कितना नीचे जाए पता नहीं, वो बोलना बहुत मुश्किल है, पर कहीं ना कहीं नेगेटिव असर पड़ेगा। अगर कोई मेजर कॉन्फ्लिक्ट एकदम फुल ऑन स्केल कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो क्या पता निफ्टी जो है वो 400 पॉइंट्स भी नीचे खुल जाए, 2% नीचे, यानी तो कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे केस में तो कुछ भी बोला जा नहीं सकता है। और अगर एक ही दिन में क्या पता कॉन्फ्लिक्ट होके विद इन द वीकेंड ख़त्म ही हो जाए, तब तो उसका उल्टा बहुत अच्छा मार्केट का रिलीफ भी हो सकता है। बट ठीक है, जो भी डाइजेस्ट करना पड़ेगा, कुछ नहीं होता है तो अच्छा है मार्केट के लिए, बट एनी हाउ रिजल्ट तो डाइजेस्ट करने ही पड़ेंगे मार्केट को। तो रिजल्ट्स का तो देखिए नेट नेट मुझे जहाँ तक लग रहा है इम्पैक्ट नेगेटिव रहेगा, बिकॉज रिलायंस के रिजल्ट्स कोई बहुत अच्छे नहीं आए हैं। HDFC एंड ICICI से भी कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है, तो जो हो रहा है वही चलते रहेगा। हाँ, कोई अगर बहुत ख़राब आ गया HDFC बैंक के रिजल्ट्स, तो फिर तो देखिए मार्केट के लिए और प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, बिकॉज ऐसे ही HDFC बैंक का स्टॉक स्ट्रगल कर ही रहा है, तो हो सकता है और नीचे मार दे। नीचे फिर DIS बाइंग करने आ जाएंगे, वो तो क्या फेंकाव माल तो उनको अच्छा लगता ही है। तो बट ठीक है, एक बार के लिए तो देखिए मार्केट को झटका तो लेना ही पड़ेगा ना, तो वही वाली बात है। हमने अब जब बताया था कि अभी निफ्टी का जो अभी हाल चल रहा है, अगर 25,600 के नीचे जाता है तो 450 से 500 तक तो एक इमीडिएट सपोर्ट है, लेकिन वो भी अगर टूट जाता है तो फिर तो देखिए 25,300 तक तो कहीं नहीं गया निफ्टी, और 25,000 तक के लेवल्स तक भी फिर निफ्टी जा सकता है, बिकॉज कहीं ना कहीं टेक्निकल्स बहुत ख़राब हो जाएंगे, हो सकता है FI सेलिंग भी और इंटेंसिफाई हो जाए, जिसके कारण निफ्टी एक बार प्रेशर में तो आएगा ही आएगा। पर देखिए आगे क्या होगा। अपसाइड में तो देखिए 25,900 के ऊपर चलना फिलहाल मुश्किल ही लग रहा है। हालांकि आज जो जिस तरह मार्केट एक बार बढ़ा था दोपहर में, तो लग रही थी मार्केट में हो सकता है बाइंग आ रही हो, पर अगेन लग रहा है बाइंग को भी, बाइंग आता है मार्केट बढ़ता है उसको पिला दिया जाता है, तो क्या कर सकता है कोई, फिर अपसाइड तो एक बार के लिए फिर नहीं आ पाएगा ना। तो यही है मोटा मोटी आज का लिखा जोखा। आज का डेली व्लॉग यहीं तक रखते हैं। आशा करें कि आपको हमारी डेली व्लॉग्स अच्छी लग रही हो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, डू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट ऑन आवर वीडियोस। एंड उसके अलावा अगर आपको कुछ स्टॉक स्पेसिफिक जानना हो या मार्केट स्पेसिफिक कुछ जानना हो, तो प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन, वी विल गेट बैक टू एंड हेल्प यू इन एनी वे पॉसिबल एज मच एज पॉसिबल। अगर आपको कुछ सजेशंस देना हो या फीडबैक देना हो, तो अगेन यू आर वेलकम। योर सजेशंस एंड फीडबैक आर इम्पोर्टेंट फॉर अस। सो आज के लिए थैंक यू।